हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको मैथ्स के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो डेरिवेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सहूलियत देगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इन टॉपिकों को आगे पढ़ लेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपके फिजिक्स वाले सर ने अभी मुझे ये बताया कि सर आप इस 2-3 टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनका इंट्रोडक्शन इन बच्चों को पढ़ा देंगे तो सबको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो यही ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिक्स वाले भी देखिए, ये नहीं देखें कि हम आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी सर जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स वाले, उसमें आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम, ये 3 टॉपिकों का यूज करना है। तो उन टॉपिकों के पर अपन एक एक करके उन टॉपिकों को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है कि जब आपके एक क्वांटिटी में हम कोई चेंज करते हैं तो उसके कारण दूसरी क्वांटिटी में जो रेट ऑफ चेंज होती है उसको पढ़। जैसे मान लो हम बैलून का एक एग्जांपल लें, तो बैलून में जब अपन हवा देते हैं तो हम जैसे जैसे हवा डालते हैं तो उसकी रेडियस बढ़ती है, और रेडियस के बढ़ते बढ़ते उसके साथ साथ उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता है। तो हम ये इसमें ये मालूम करते हैं कि जैसे जैसे ये रेट, जो इसकी रेडियस है वो जिस रेट से बढ़ रही है, तो आपका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, इसको फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव की जरूरत है। जैसे अपन एक एग्जांपल दें कि जैसे हम कभी जो स्थिर पानी होता है आपका, उस पानी के अंदर हम मोटा सा एक पत्थर डाल देते हैं, तो उस पत्थर को डालने से क्या होता है कि आप देखते होंगे इस तरह से लहरों के रूप में सर्किल की फॉर्म में और आगे बढ़ती जाती है। सर्किल का फॉर्मेशन होता है और वो इस तरह से आगे बढ़ता है। तो वहां अपन कह सकते हैं कि उसकी रेडियस के बढ़ने के साथ साथ उसका एरिया, सर्किल का एरिया जो बढ़ता है वो किस रेट से बढ़ता है, ये अपन पढ़ने के लिए डेरिवेटिव का यूज करते हैं। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस उपयोग किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो जब मान लो आपका कोई फंक्शन है, ये एक फंक्शन है y = f(x), ये कोई फंक्शन है, तो आप इस x में जो जब कुछ चेंज करते हैं तो x में जो चेंज करने के साथ साथ इसकी y में जो चेंज होता है वो किस रेट से होता है उसको अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसको अगर x के अलावा हम चेंज करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है dy/dx। dy/dx का मतलब ये नहीं होता है कि dy को dx से डिवाइड किया गया ना, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो y फंक्शन है आपका, इस y का x के विद रेस्पेक्ट या x के अलावा डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये आपका y फंक्शन का डेरिवेटिव को डिनोट करता है, और वो आपका x के फॉर्म में, कहीं कहीं इसको f'(x) ये भी लिख दिया जाता है। जैसे मान लो एक फंक्शन है f(x) = x² - 3x + 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, sin x, cos x, tan x भी हो सकता है। तो ये फंक्शन जो है उसको y की जगह क्या लिख दिया यहाँ, f(x), यानी f(x) कोई फंक्शन है जो क्या है आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में x³ - 3x + 5। तो डिफरेंशिएशन जब इसका करते हैं तो इसको f'(x) द्वारा भी डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। ज्यादातर उसको dy/dx की फॉर्म में, यानी उसको पहले y = f(x) की फॉर्म में लिख लिया जाता है। कैसे लिख लिया जाता है? जैसे मान लो ये आपका फंक्शन है, तो कभी कभी कुछ लोग इसको क्या करते हैं, क्या लिख देते हैं y = f(x), इट मींस y = x² - 3x + 5, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको डिनोट किया जाता है dy/dx। देखिए ये डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, ये टॉपिक को अगर अपन पूरा पढ़ेंगे तो हमें कम से कम 1 वीक चाहिए अकेले चैप्टर में। उतना आपको नहीं पढ़ना है, हमें केवल इसका इंट्रोडक्शन करना है कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो मैं आपकी बेसिक फॉर्मूले जो है वो बताऊंगा केवल,
डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का और लॉगरिथम, जो आपको डेरिवेशन में यूज होती है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसका मतलब है कि y फंक्शन का x के अलावा डिफरेंशिएशन किया है तो इसको डिनोट किया जाता है dy/dx। तो अब मैं आपको डेरिवेटिव की 10 फॉर्मूले लिख रहा हूं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला देखिए इधर, dy/dx और मान लो आपके x की पावर n। x की पावर n का मतलब क्या है? x की पावर, जैसे अभी लिखा था x², x की पावर 5, x की पावर 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। जो इसका पावर होता है वो उसको आगे ले लेते हैं और एक पावर उसकी कम हो जाती है। अगर आपके नेक्स्ट कोई फंक्शन है e की पावर x, मान लो आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x भी होता है। ठीक है, और थर्ड, अगर dy/dx आपको a की पावर x का करना है, a की पावर x, a क्या है? a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2 की पावर x, 2 की पावर sin x, है ना, 3 की पावर sin x, 3 की पावर cos x, 3 की पावर x², इस तरह से। तो ये a क्या होगा आपका? एक कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव यानी इसका x के अलावा डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a, जबकि इसका बेस जो है e लिखा जाता है। ठीक है ना, नेचुरल बेस होता है e नेचुरल लॉग के लिए, तो यहाँ अपन e इसका बेस लिखते हैं और छोटे से अक्षर में लिखते हैं नीचे, तो a की पावर x log x। और फोर्थ, dy/dx log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ भी बेस e होता है तो log x, e में इसलिए नहीं लिखा लेकिन इस जरूरत नहीं है, याद रखने में आपको सिर्फ इतना रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब बच गए आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 6 आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे dy/dx sin x, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे अपन cos x, और dy/dx ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। इसी तरह dy/dx tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, dy/dx sec x, सॉरी cot x, पहले इसको ले लेते हैं, ऑर्डर में ले लेते हैं cot x, तो इसका होता है माइनस cosec² x, dy/dx ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x, और इसी तरह लास्ट dy/dx cosec x, इसका होता है माइनस cosec x और cot x। तो ये आपके 10 डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, 2-3 बार आप लिखेंगे रफ में तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसमें एक खास बात देखिए, जो भी आपका को शब्द लगा हुआ जाए cosec x, चाहे सॉरी cos x हो या cosec x, इनके डेरिवेटिव माइनस में। ठीक है ना, cos x का माइनस sin x और cosec x का माइनस cosec स्क्वायर और cot x का माइनस cosec स्क्वायर, cosec x का माइनस cosec x cot x। तो यानी माइनस कहाँ लग रहा है? जो कि को शब्द से लगे हुए, इनमें आगे को जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, इन 10 फॉर्मूलाज के अलावा आपको मैं 4 डेरिवेटिव्स की फंडामेंटल थ्योरम बताऊंगा, उनको भी आप ध्यान रखें। जैसे मान लो फर्स्ट dy/dx ऑफ a, a मींस एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिलेगा। जैसे dy/dx 10, 12, 8, 5, 6 कुछ भी वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका डेरिवेटिव 0 मिलेगा।
सेकंड dy बाई dx, मान लो k को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, जैसे यहां लिख दिया जाए dy बाई dx 5 cos x 5x स्क्वायर, ठीक है ना, ये कोई कांस्टेंट हो जो अंदर हो तो हम इसके को बाहर निकाल सकते हैं k dy बाई dx, और ये हो गया आपका f ऑफ x, ठीक है ना। थर्ड dy बाई dx, मान लो दो फंक्शन हो u इंटू v की फॉर्म, दो x के फंक्शन है जो u और v को की फॉर्म में, मान लो क्या 1 और 2 मान लो, इसको दो फंक्शन है, किस तरह से, जैसे मान लो y इक्वल टू x स्क्वायर sin x, तो ये दोनों x के फंक्शन है, x स्क्वायर भी और sin x भी, तो ये तो हो गया आपका u और ये हो गया आपका v, या अपन इसको कह सकते हैं ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इस तरह से हो तो इसका डेरिवेटिव देता है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, यानी u इनटू dv अपॉन dx प्लस v इनटू du अपॉन dx, ठीक है ना। पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डेरिवेटिव, ये u और v जो है वो x के फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, और लास्ट है आपका du अपॉन dy बाई dx, मान लो u अपॉन v की फॉर्म में हो, यानी अपॉन की फॉर्म में हो, जैसे आपको लिख दिया जाए sin x अपॉन x की पावर 3, तो ये हो गया u अपॉन v, इस फॉर्म में अगर आपके हो तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में ये होगा v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv अपॉन dx अपॉन v का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू dy बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपना u अपॉन v की फॉर्म में होता है। तो ये आपके चार फंडामेंटल थ्योरम्स है, इनमें तीनों तो याद रह सकती है, तो फर्स्ट सेकंड किसी भी फंक्शन को मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखा हुआ तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, जो मर्जी है, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ, लेकिन यहाँ u अपॉन v ये ध्यान रखना है, सबसे पहले v इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन v स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल को कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो उसका साइन होता है ये, इस तरह के साइन द्वारा उसको डिनोट किया जाता है, और यहां उस फंक्शन के आगे f(x) dx इस तरह से लिख दिया जाता है। जैसे मान लो आपका y इक्वल टू साइन एक्स, कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका? साइन एक्स का, तो हम क्या लिखेंगे? y dx, इट मींस y की जगह क्या हो गया आपका? sin x dx, y इक्वल टू f(x), और ये फंक्शन जो है आपका मान लो sin x है, तो इसको क्या लिखेंगे? y sin x dx, और जनरली इंटीग्रेशन को डिनोट किया जाता है i द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह से y जो भी आपका फंक्शन दे रखा है वो लिखेंगे और dx रखेंगे। तो अब अपन इसका ये dx क्या है? y इंटू dx नहीं है, ये dx केवल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटीग्रेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल अपोजिट। डिफरेंशिएशन का एकदम अपोजिट प्रोसेस है, उसको अपन इंटीग्रेशन कहते हैं। अभी जैसे ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो इस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, जैसे मान लो आपके log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x।
इसको देखें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, तो फिर cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। तो ये आपका, यही मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो ये हो गया आपका x की पावर n माइनस 1 अपॉन n। अब जरा देखिए यहाँ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, n x की पावर n माइनस 1, तो इसका मतलब हुआ इस पूरे का इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं कि यहां आपने कैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x की पावर n, मैं रेसिप्रोकल तो बता ही रहा हूं आपको कि इसका रेसिप्रोकल है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये, तो ये हो गया। अब ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं, n इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू x की पावर n, और इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n अपॉन n। ध्यान दीजिएगा, सॉरी n माइनस 1, ध्यान दीजिए x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n अपॉन n, यानी एक बढ़ गई पावर और नीचे उससे डिवाइड कर दिया, तो यहां मैंने वही किया, सॉरी ये n, ठीक है ना, ये फिर गलती हो जाती है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n। इसी तरह सेकंड, इसका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x। हाँ, एक चीज और कि ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनेट में कोई कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इनके आगे कांस्टेंट लगा दिया जाता है, इसको इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, c, सभी के आगे कांस्टेंट c। थर्ड, तो ये c लिख देंगे प्रत्येक इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए a की पावर x dx, तो ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। यहां देखिए log a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, log a से डिवाइड हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसी तरह फोर्थ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन, log x का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c। यहां इस लगा देते हैं। अब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो आप जरा देखिए sin x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x का, तो यहां आ गया इसका cos x प्लस c। लेकिन एक ध्यान देना, sin x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x का, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में माइनस नहीं लगा है, माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, हम लिख रहे हैं sin x का, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस cos x। 6 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अब जरा देखिए cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का, तो ये और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। 7 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x प्लस c। 8 cos x स्क्वायर x dx, cos x स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, cot x का, माइनस cos x का, तो cos x स्क्वायर हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। 9 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x tan x, तो sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है, sec x का, तो sec x का, ये sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x प्लस c। और then cos x cot x, ध्यान दीजिए cos x cot x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x में, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ, यानी cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x cot x, तो फिर हम यहाँ माइनस नहीं लगाए, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको माइनस cot x प्लस c। ये आपके इंटीग्रेशन के 10 फॉर्मूला है। अब बेसिक आपको इतने की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी तो इंटीग्रेशन का भी कम से कम 15 दिन में चैप्टर पूरा होता है, 12th क्लास में हमारे पढ़ेंगे हम, और 11th क्लास में 13 लेसन है वो डेरिवेटिव्स का है, तो मैथ्स वाले पढ़ लेंगे, लेकिन बायोलॉजी वालों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए ये आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन
अब एक अलग टॉपिक है नया, वो है लॉगरिथम। देखिए भाई, लॉग स्टेट बोर्डों में तो 9th या 10th में होता है, लेकिन सीबीएसई की बुक्स में जनरली हम देख रहे हैं कि 10th तक आपने लॉगरिथम पढ़ाई नहीं। तो लॉग के कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में जैसे मान लो a की पावर x है और इसकी वैल्यू है मान लो n, जैसे 2 की पावर 4, जिसकी पावर वैल्यू क्या है ना। तो ये इसको आपको लॉग फॉर्म में लिखना होता है। तब क्या करें, ये 2 की पावर 4 मींस 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है आपका पावर, 2 क्या है आपका बेस, और ये इसकी वैल्यू 2 बेस है, 4 पावर है, तो 2 की पावर 4 उसकी वैल्यू आती है 16। इसका मतलब है कि लॉग टेबल में अगर अपन देखें तो log 16 की वैल्यू 4 आएगी, जबकि उस बेस क्या हो उसका 2। ठीक है, तो आपके पास एक लॉग टेबल है, वो प्रैक्टिकलों में अक्सर काम आती है। आजकल मुझे नहीं पता लेते कि नहीं लेते, बाकी हम लोग लेते थे और हायर एजुकेशन में आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन जब अपन किया करते हैं तो उसमें लॉग का यूज करते हैं। लॉग टेबल क्या होती है, वो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई से दूर ले जा करके केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। यानी हम केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ये लॉग का मूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ केवल 2 ही प्रोसेस यूज होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो वो हम आसानी से कर लेते हैं। तो बड़े बड़े जो मल्टीप्लाई करने होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं, पावर्स में होते हैं, तो उनको या डिवाइड करने होते हैं इस तरीके, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये लॉगरिथम पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके मैं आपको 4-5 फॉर्मूले लिखूंगा, केवल उनको आपको समझना है। उन 4-5 फॉर्मूले को आपका डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सर जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे जब आप कर ही लेंगे, लेकिन इसको देख लीजिए 5 फॉर्मूले क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन इसको देखते हैं कि ये अगर एक्सपोनेंट फॉर्म है तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे। शॉर्ट में लॉगरिथम को लॉग फॉर्म लिखा, लॉग फॉर्म इफ a की पावर x इक्वल टू n, देन इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे लॉग m की वैल्यू क्या होगी x, जबकि बेस इसका a होगी। ठीक है ना, ये हो गया लॉग फॉर्म। अगर मान लो लॉग फॉर्म जैसे ये, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लॉग 16 इक्वल टू 4 होगा अगर बेस इसका 2। तो इस तरह से आपके एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर लॉग फॉर्म हो, मान लो आपको ये है log n इक्वल टू x है और बेस इसका a, तो इसका मतलब हुआ इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये बेस है, इसकी पावर x होगा तो वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो अब अपन इसके कुछ फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये भी लिख लेना, इसको भी आप लिख लेना कि लॉग एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म। तो दोनों फॉर्मूले आप लिख लें। नेक्स्ट इसके देखिए, फर्स्ट लॉग m into n इस फॉर्म में होगा log m into n, यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो, उसका लॉग फाइंड करना हो, तो उसकी वैल्यू होती है log m प्लस log n। देखो मल्टीप्लाई था, किसमें कन्वर्ट हो गया, दोनों क्या अलग, ये नहीं कि सीधे लिख दिया log m प्लस n ना, log m प्लस log n। हाँ, ये बेस यहाँ e में देते हैं। ठीक है, e का मतलब होता है नेचुरल। अब आपकी जो टेबल है वो 10 का बेस मान के, तो उनमें ये 10 लगा है कि अगर आपके इस तरह से लिखो log 10 log 15 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसको देखने का एक तरीका है, वो सर बता देंगे जब काम लेना होगा। मैं केवल आपको फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। तो यहाँ 10 बेस की आपकी टेबल होगी। ठीक है, तो ये ई जो लिखा है वो अपन या इसको बोलते हैं नेचुरल। सेकंड, अगर log m अपॉन n, ध्यान दीजिए मैं ई नहीं लिख रहा हूँ,
और आप कहोगे तो लिख देते, ठीक है ना। ये अपॉन में हो तो उसकी वैल्यू होगी log n माइनस log, ये ई बेस है तो यहाँ भी ई बेस लिख लेंगे, यहाँ ई बेस। थर्ड है log, अगर m की पावर n हो, ध्यान देना बेस ई, log m की पावर n, कोई नंबर है उसकी पावर है ना, तो पावर आगे आ जाएगी n log m बेस। जैसे मान लो कभी आपको फाइंड करना हो log 5 की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 आगे आ जाएगा 2 log 5। अब log 5 को अपन टेबल के अंदर देख लेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो ये log है। नेक्स्ट है आपका 4 log a, जब उसका बेस भी a हो, ध्यान देना जिसका हम log, जिस वैल्यू का हम log फाइंड करना है उसी वही उसका बेस भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसीलिए log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि जो टेबल है वो आपकी 10 बेस मान के बनी होती है। तो ये फॉर्मूला लग गया log a बेस a = 2, ठीक है। और फिफ्थ जो फॉर्मूला है वो ये लिखेंगे आप log e की वैल्यू हमेशा log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है यदि बेस उसका e हो या a हो, जो भी मर्जी, ठीक है ना। log 1 की वैल्यू क्या होगी 0 जब बेस a हो, a का मतलब कुछ भी हो, 10, 5, 20, 30 जो मर्जी हो। हाँ, अगर इसका बेस 1 है तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा log a बेस a, log 1 बेस 1, तो फिर वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन ये अगर दोनों डिफरेंट है तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। 6 फॉर्मूला है, इसको बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला का यूज कब करते हैं कि मान लो आपको जो लॉग दे रखा है वो 5 बेस वाला दे रखा है, आपके पास टेबल है वो 10 वाली है, तब आप क्या करेंगे। मान लो जैसे आपको यू दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ log 20 जबकि बेस उसका 5। अब हमारे पास 5 बेस की टेबल ही नहीं, टेबल जो बनी होती है वो 10 बेस की होती है, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसका बेस 10 चाहिए। तो 10 करने के लिए देखिए log m जबकि बेस उसका मान लो e हो, e की जगह यदि अपन a b मान लेते, a मान हमने a बेस ले लिया, हमको b बेस करना है इसका, तो b बेस करना है तो हम क्या करेंगे इसका log m बेस b चेंज कर दिया। तो ये बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि a और b दोनों अलग अलग है, तो फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं log a बेस b से, सेम बेस रखते हुए, क्योंकि अब देखिए log n अपॉन log a हो, दोनों का बेस क्या हो गया b, b की टेबल मान लो हमारे पास है। जैसे इसकी बात करें log 20 बेस 5, हमको 10 का चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसका log 20 अपॉन log 5, अब बेस दोनों का कर देते हैं, बहुत सिंपल हो गया। log 20 अपॉन log 5, बेस हमने 10 कर दिया, 10 की टेबल हमारे पास होती है, तो इस तरह से इसको अपन log बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लें। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं इसको यूं भी लिख देते हैं log n बेस तो b है और इनटू log b बेस a, यानी ये ऊपर गया मल्टीप्लाई में करोगे तो ये सेम गया। तो ये तो एक आपका कहीं कहीं किसी बुक में ये मिल जाए इस तरह से वाला फॉर्मूला, तो वो भी ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा ठीक, इसको ज्यादा रखने याद रखने में आसान है, कैलकुलेट करने में आसान, तो आप इसको याद, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको, आपको मैं बता दिया नॉलेज के, जब कभी मान लो कहीं किसी बुक में इस तरह से हो जाए, इसका कारण क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि log a जबकि बेस e हो तो आप इसको नीचे लेके आएंगे 1 अपॉन log e बेस a, यानी इंटरचेंज हो जाएगी बेस और जिसकी log वैल्यू फाइंड करनी है वो इंटरचेंज हो जाएंगे नीचे, तो ये ऊपर गया तो ये इंटरचेंज हो गया, log a बेस b ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो log b बेस, ठीक है। ये आपके
6 फॉर्मूला लॉगरिथम के हैं और इससे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो डेरिवेशन है बड़ी बड़ी, उन डेरिवेशंस को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी।